तो अब तक हमने कवर करा कि जब हम पीजीबीवी की इनकम निकालते हैं तो हम कौन कौन से एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सर जिसमें हमने देखे, सबसे पहले हमने देखे थे जनरल एक्सपेंसेस, जिसके लिए हमें 3 कंडीशन चेक करनी होती थी। पहली कंडीशन कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, वो रेवेन्यू इन नेचर होने चाहिए और वो खर्चे लीगल होने चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन पूरी करते थे तो वो खर्चे अलाउड हो जाते थे। सर इसके बाद हमने कवर करे थे स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, जिसमें हमने कवर करा था डेप्रिसिएशन, वीआरएस, एनपीएस। इसकी अलग अलग केस में अलग अलग बात करी गई है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। तो हमने जनरल एक्सपेंस भी कवर कर ली और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस भी कवर कर ली। ठीक है। अब सर अब बात ये होती है कि देखो कभी कभी क्या होता है सर, कभी कभी अगर एक्सपेंसेस चाहे जनरल हो या फिर स्पेसिफिक हो, कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो डिसअलाउ, मतलब माइनस नहीं करने दूंगा, हो जाते हैं। बात समझो सर, ऐसा हो सकता है कि जो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो जनरल हो या वो स्पेसिफिक हो, वो ऊपर दी गई कंडीशन पूरी कर रहे हो तो आपको लगेगा कि यार अब तो ये अलाउड होंगे ही होंगे। बट क्योंकि वो एक्सपेंसेस सारी कंडीशन पूरी करने के बाद भी कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो भी वो डिसअलाउ हो जाते हैं। अब सर वो कौन से रूल्स हैं जो अगर एक्सपेंस फॉलो ना करे तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं? तो देखो आप बेसिकली 4 रूल याद रखना। सब कौन से 4 रूल? जिसमें पहला रूल आता है कि टीडीएस चेक कर लेना, जिसकी बात करी गई है सेक्शन 40 में। देखो ये चारों रूल्स का मैं आपको करूंगा कि आप सेक्शन नंबर भी याद करना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो पहला रूल क्या है सर? टीडीएस चेक कर लेना कि हमें टीडीएस चेक करना है और इसकी बात करी गई है सेक्शन 40 के अंदर। सर अगला रूल कहता है बहुत ज्यादा मत दिखाना, बहुत ज्यादा एक्सपेंस मत दिखाना। सर बहुत ज्यादा एक्सपेंस मत दिखाना और ये बात करी गई है सेक्शन 48(2) के अंदर। सर तीसरा रूल कहता है कैश 10,000 से ज्यादा नहीं चलेगा और ये बात करी गई है सेक्शन 48(3). और चौथा रूल कहता है फाइलिंग की डेट तक पे कर देना, ये कहता है सर सेक्शन 43(b). तो सारे एक्सपेंसेस को ये 4 रूल भी कंप्लाई करने होते हैं। सर ये 4 रूल अब हम एक एक करके सारे रूल कवर करके चलेंगे। सर पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 40, जो रूल में बात करके चलते हैं हम टीडीएस की। अब सर ये रूल क्या कह के चलता है? तो देखो सेक्शन 40 में सिंपली ये बात कही गई है कि मानो सर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते थे। अगर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि जब भी किसी एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस अप्लाई होता है तो उस केस के अंदर जो पेयर होता है, जिस बंदे को उस एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है, वो टोटल पेमेंट पेई को नहीं करता है। मानो जो पेयर है जब वो पेमेंट कर रहा होगा पेई को, तो वो सारी पूरी पेमेंट नहीं करेगा पेई को, वो एक छोटा सा हिस्सा काट के गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा और बैलेंस पेमेंट पेई को पे करके चलेगा। तो ऐसा होता है टीडीएस के केस में। तो देखो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं और उस केस के अंदर जो पेयर है, देखो टीडीएस काट के जमा किसको कराना है? पेयर को, जो खर्चे के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है। तो टीडीएस काट के जमा किसे कराना है? पेयर को। तो इसका एक्सपेंस कौन क्लेम करता है सर? पेयर। तो एक्सपेंस डिसअलाउ किसको होगा? पेयर को। तो अगर मानो कोई खर्चा है और उस खर्चे के अगेंस्ट पेयर को पेमेंट करनी है, अब सब पेयर ने क्या करा? पेयर मतलब जो उस खर्चे के लिए पेमेंट करेगा। सर जो पर्सन है, पेयर है, अगर वो उस खर्चे पे टीडीएस ना काटे प्रीवियस ईयर में, तो जिस साल वो उस खर्चे का एक्सपेंस क्लेम कर रहा है पीजीबी की इनकम में, उस साल वो उस खर्चे के पे टीडीएस काटे ही ना, अगर वहां पे टीडीएस अप्लाई होता है तो। या फिर प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट तो दे बट जमा ना कराए गवर्नमेंट के पास अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, दोनों में से किसी एक भी क्लॉज में फॉल कर गया तो यहाँ पे वो कवर होगा। सब पहला बात क्या है कि मानो कोई एक्सपेंस है जो आप अपनी पीजीबी में क्लेम करके चल रहे हो, पीजीबी इनकम निकाल समय माइनस करके चल रहे हो, इस एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहे थे। अब सर आपने क्या करा? आपको टीडीएस काटना था बट आपने प्रीवियस ईयर में जिस साल आप एक्सपेंस क्लेम कर रहे हो उस साल टीडीएस काटा ही नहीं, या फिर आपने प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट तो लिया बट जमा नहीं कराया गवर्नमेंट के पास अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, जो भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी, आपने वहां तक जमा नहीं कराया। तो उस केस के अंदर अगर आपको पेमेंट करनी है किसी रेजिडेंट को तो आपको 30% खर्चा डिसअलाउ होगा और अगर आपको पेमेंट करनी है किसी नॉन रेजिडेंट को तो आपको 100% एक्सपेंस, पूरा का पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। और सर अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से।
तो देखो हमारे एग्जाम्पल में क्या है सर, एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर बी। अब सर क्या हुआ, मिस्टर ए को पेमेंट करनी थी मिस्टर बी को 1 लाख रुपए की, और यहाँ पे टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो रहे थे। बट मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई ही नहीं करे। सर कंप्लाई नहीं करे मतलब या तो उन्होंने 24-25 के अंदर एक्सपेंस तो क्लेम कर लिया, बुक्स में एक्सपेंस तो दिखा दिया, बट 24-25 में इस खर्चे पे टीडीएस काटा ही नहीं, या फिर 24-25 में टीडीएस काट तो लिया बट जो भी आरओआई की ड्यू डेट थी वहां तक गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराया। तो उस केस के अंदर अगर मिस्टर बी एक रेजिडेंट है तो हमें 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में कितना माइनस करा होगा सर, 1 लाख। तो 1 लाख का 30% कितना आता है सर, 30,000। तो उसे 30,000 रुपए दोबारा बुक्स में एड बैक करने पड़ेंगे। तो नेट हमें 70,000 का ही खर्चा अलाउ होगा, ना कि 1 लाख का, क्योंकि हमें इसका 1 लाख का 30% 30,000 खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। वो तो मैंने यही कहा, जनरली 30% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है टू मिस्टर ए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? आ गई। ठीक है, अगर मिस्टर बी होता कोई नॉन रेजिडेंट तो हमें पूरा 1 लाख ही डिसअलाउ हो जाता, पूरा 1 लाख ही एड बैक हो जाता। आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमने बात समझी और इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया। ठीक है, अब सर नीचे एक लाइन लिखी है, मैंने कहा अगर आपको यहाँ खर्चा डिसअलाउ हो गया, चाहे 30% या फिर पूरा 100%, फिर वो खर्चा अलाउ हो जाएगा जब आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। जब ये टीडीएस आगे चल के आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। सर इस बात का मतलब, तो देखो सिर्फ एक एग्जाम्पल समझते हैं। सर मानो मैंने 24-25 में टीडीएस काटा ही नहीं, तो अब क्या होगा, मुझे खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। बट मैंने 24-25 खत्म होने के बाद, मतलब 31 मार्च 25 के बाद मैंने टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो मैंने 24-25 में तो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया था टीडीएस काट के, बट मैंने 25-26 में करा दिया। तो ये 30% खर्चा जो यहाँ डिसअलाउ हुआ है, ये आपको 30% खर्चा अलाउड होगा 25-26 के अंदर। तो जब 25-26 की पीजीबी इनकम निकालोगे वहां से ये 30% माइनस करके चलोगे। या फिर सर आपको खर्चा डिसअलाउ कब होता है, जब आप 24-25 में आपने टीडीएस तो काट दिया बट ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक जमा नहीं कराया। तो उस केस के अंदर अगर आप 25-26 में टीडीएस जमा कराते हो गवर्नमेंट की आरओआई की डेट के बाद, तो आपको 24-25 में तो खर्चा डिसअलाउ हो गया, बट आगे चल के आपको 25-26 में खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही कहा। अब इस लाइन का मतलब समझ में आया कि व्हेन पेड टू गवर्नमेंट देन अलाउड, कि अगर आपको यहाँ पे ये डिसअलाउड हो गया तो आगे जाके अलाउड हो सकता है जब आप गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे कर दोगे। अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं था तो काट के, या अगर आपने काट के जमा नहीं कराया तो फिर ड्यू डेट ऑफ आरओआई के बाद जब भी जमा कराओगे उस साल आपको अलाउ हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई। अच्छा सर दूसरी चीज क्या थी, अब इसमें एक बात हो रहा है, देखो नीचे वो ये है सर, जो अब हमने क्या कहा, एक होता है पेयर, एक होता है पेई। पेयर को टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। सर क्या करा सर, पेयर ने पेमेंट करी बट वो, और उस पर टीडीएस भी लगता था, बट पेयर टीडीएस काटना भूल गया, पेयर टीडीएस काटना भूल गया। तो अब सर क्या होगा, उसे ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा अंडर पीजीयूपी। ये बात हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। बट अगर पेई पेई जिस बंदे को पेमेंट मिली है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दे, जो ये पैसा उसे मिला है इसे एज इनकम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में दिखा दे, उसके ऊपर टैक्स पे कर दे, और ये जो पेयर है ये इस बात के लिए सीए से एक सर्टिफिकेट ले ले कि पे ने ऑलरेडी इस इनकम पे टैक्स भर दिया है। तो उस केस में मान के चलेंगे कि पेयर ने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर दिया है जिस दिन पे ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करके चली। बात समझ में आई? इसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया। देखो सर ऊपर हमने एग्जाम्पल में क्या कहा था कि 24-25 के अंदर मिस्टर ए टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको 24-25 के अंदर 30% खर्चा डिसअलाउ हो रहा था। बट क्या हुआ, जो पेई है मिस्टर बी, उसने अपनी आरओआई फाइल कर दी, उस पर टैक्स भी जमा कर दिया, और मिस्टर ए ने एक सर्टिफिकेट भी ले लिया फ्रॉम सीए। और मिस्टर बी ने आरओआई कब फाइल करी, 23 जुलाई 25 में। तो हम क्या मान के चलेंगे कि मिस्टर ए ने 23 जुलाई 25 को ही टीडीएस काटा और गवर्नमेंट को जमा कराया। अब सर क्योंकि उन्होंने टीडीएस 24-25 के बाद काटा मिस्टर ए ने, सर कब काटा है, 25-26 में काटा है, ऐसा मान के चलेंगे। तो इसलिए 30% जो खर्चा था 30,000 वो 24-25 में तो डिसअलाउ हो गई होगा, क्योंकि हमने 24-25 में नहीं काटा, बट हमें 25-26 में अलाउड हो जाएगा। तो फॉर मिस्टर ए 30,000 डिसअलाउड इन 24-25 बट अलाउड इन 25-26, क्योंकि सर माना जाएगा कि मिस्टर ए ने टीडीएस डिडक्ट करके पे कर दिया ऑन 23 जुलाई 2025। समझे?
तो सर अगर ये वाला केस हो गया कि मिस्टर बी ने आरओआई फाइल करके उस पर टैक्स जमा करा दिया, तो उस केस में अब ये आगे गवर्नमेंट पे टीडीएस जमा करवाए या फिर नहीं करवाए, इट डज नॉट मैटर। अगर मिस्टर बी ने ये सारे काम कर दिए हैं तो उस केस में मान लेंगे मिस्टर ए ने जमा करा दिया है जिस दिन मिस्टर बी ने आरओआई फाइल करी थी। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली यही दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये वाली बात कि कब 30%, 100%, फिर आगे जाके कैसे अलाउड होगा, और ये अगर पेई आरओआई फाइल कर देगा तो क्या होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सर यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट हो रहा है, क्या अगर कोई पर्सन सैलरी की पेमेंट कर रहा है आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट को इन इंडिया, देखो दो बातें, मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, किसको पे कर रहा हूँ, या तो आउटसाइड इंडिया या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को इन इंडिया में, और उसके ऊपर टीडीएस अप्लाई तो हो रहा था, बट मैंने प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा ही नहीं, या फिर प्रीवियस ईयर में काट लिया बट अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक गवर्नमेंट पे जमा नहीं कराया। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, सर जमा कब तक कराना है, देखो ध्यान देना, नॉर्मल केस में क्या होता है, डिपॉजिट अप टू ड्यू डेट ऑफ आरओआई, बट यहाँ पे क्या है, सैलरी के केस में आपको डिपॉजिट करना अप टू ड्यू डेट ऑफ टीडीएस की जो भी ड्यू डेट होती है। और सर टीडीएस की डेट क्या होती है, नॉर्मली 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो अगर मैं अप्रैल की सैलरी पे कर रहा हूँ किसी नॉन रेजिडेंट को, तो मुझे अप्रैल की सैलरी के ऊपर अप्रैल में टीडीएस काटना है और अप टू 7th मई तक गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर मैंने 7th मई तक गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो उस केस के अंदर ये सैलरी का खर्चा मुझे डिसअलाउ हो जाएगा और आगे चल के फिर ये कभी अलाउड नहीं होगा। इफ नॉट डिसअलाउड ऑलवेज, मतलब सर नॉर्मल केस में तो अगर आपने टीडीएस जमा बाद में जमा कराया तो जिस साल जमा कराया तो उस साल अलाउड हो जाता है, बट सैलरी के केस में अगर एक बार डिसअलाउ हो गया तो आगे चल के आपको कभी अलाउड नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट को जमा कराओ और मत कराओ। और यहाँ पे डिपॉजिट कब तक करना है, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट तक, क्योंकि टीडीएस की ड्यू डेट होती है वहां तक, ना कि आरओआई तक। तो सैलरी में थोड़ा सा चेंज आता है, तो यहाँ पे चीज ध्यान देना। तो इसके साथ हमने सेक्शन 40 पूरी तरह कवर करा। तो सर जो हमने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 1 सेक्शन 40 की टीडीएस चेक कर लेना, ये हमने पूरा कवर करा। तो अगर कोई भी एक्सपेंस है जिसपे टीडीएस के प्रोविजन लगते थे और अगर वो उसे कंप्लाई नहीं करते हम, तो उस केस में हमें डिस अलाउंसेस अंडर सेक्शन 40 आ सकती है। तो पहला रूल आपको एक्सपेंस अलाउड करते समय देखना है टीडीएस वाला, सेक्शन 40। ठीक है सर, अगला आपने क्या, बहुत ज्यादा एक्सपेंस मत दिखाना, जो बात हुई है सेक्शन 48(2) में। अब सर सेक्शन 48(2) में हम क्या कह के चलते हैं, देखो ध्यान दो। अब मुझे एक चीज बताओ, कोई पर्सन क्या चाहेगा, उसका एक्सपेंस ज्यादा हो या फिर कम हो। सर बहुत लॉजिकल बात है, हम चाहेंगे सर हमारा एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि सर अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली हमारी इनकम उतनी ही कम होगी। सर अगर हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा तो हमारी इनकम उतनी कम होगी, और जब हमारी इनकम कम होगी तो अकॉर्डिंगली हमारा टैक्स भी कम आएगा। तो हर पर्सन चाहता है कि उसका एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, अब सर सेक्शन 48(2) बेसिकली क्या कह के चलता है, वो इसी इसी बात का वो ध्यान रखता है। और सेक्शन 48(2) सिंपली ये बात कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपने रिलेटिव को कोई बिजनेस का एक्सपेंस की पेमेंट करता है, जब भी कोई पर्सन अपने रिलेटिव को किसी बिजनेस के एक्सपेंस की पेमेंट करके चलता है, तो उस केस में जो भी ऑफिसर होता है, जो भी इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है, हम कहते हैं एओ। तो एओ को अगर लगता है कि जो ये एक्सपेंस की पेमेंट हुई है रिलेटिव को, ये एक्सेस है या फिर अनरीजनेबल है, तो उस केस में वो जितना भी एक्सेस है वो हमें डिसअलाउ हो जाएगा, वो हमें खर्चा अलाउड नहीं होगा। सर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने अपने किसी रिलेटिव को कोई पेमेंट करी 1 लाख की, सर एओ ने कहा इसमें 60,000, सिर्फ 60,000 ही रीजनेबल है अकॉर्डिंग टू मार्केट, 40,000 आप फालतू में एक्सेस पे कर रहे हो, तो ये 40,000 मुझे डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब मैं अपनी इनकम में द्वारा एड बैक करके चलूंगा 40,000। तो ये सेक्शन 48(2) बात करके चलता है। तो 48(2) कहता है जब भी आपने किसी रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो जितना भी एक्सेस होता है, तभी अनरीजनेबल होता है, वो आपको डिसअलाउड हो जाता है। आई होप ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रिलेटिव का मतलब क्या, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है, कौन मेरा रिलेटिव माना जाएगा कौन मेरा रिलेटिव नहीं माना जाएगा। तो देखो इसका मीनिंग भी उसने दिया है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपके लिए आपकी स्पाउस, आपकी मदर, आपके फादर, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, ये सब आपके रिलेटिव हैं। साथ ही साथ आपके, मानो अगर आप हो, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ, मानो अगर आप एक पर्सन हो तो आपके
रिलेटिव कौन होंगे? सर आपके रिलेटिव होंगे, अगर एक सेकेंड सर, अगर आप एक पर्सन हो तो आपकी स्पाउस आपकी होगी, आपकी मदर होंगे, फादर होंगे, इसके साथ साथ आपके ब्रदर होंगे और आपकी सिस्टर होगी। इसके अलावा अगर आपकी जनरेशन में आपसे कोई पहले था, लीनियन एसेंट हम कहते हैं, वो भी आपके हैं। साथ में अगर आपके कोई नीचे है, आपके बच्चे, आपके बच्चे के बच्चे, सब वो भी आपके रिलेटिव की परिभाषा में आते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए सब ये सब रिलेटिव की परिभाषा में आके चलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48(2). सर अगर एच है तो एच के लिए सिंबल, सर जितने भी उसके मेंबर हैं वो होंगे और उनके रिलेटिव, क्योंकि उसके मेंबर क्या होंगे सर? इंडिविजुअल। तो फिर आप देखोगे इंडिविजुअल के कौन होते हैं, तो सर वो सब आ जाएंगे। फर्म के केस में उसके पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव्स, कंपनी के केस में डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स, एओपी या फिर बीआई के केस में मेंबर्स और उनके रिलेटिव। ये 5 केस तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा सर अगर कोई कंपनी है जिसकी 2 सब्सिडरी कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी आपस में भी रिलेटिव होती है, ठीक है। सर इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर की या तो शेयर होल्डिंग या फिर 20% और मोर का कोई शेयर या फिर इंटरेस्ट होल्ड करता है, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। और ऐसे केस में भी ये दोनों पर्सन रिलेटिव बन जाते हैं और सेक्शन 48(2) में कवर हो जाते हैं। तो सर इस तरह हमने ये वाला सेक्शन, ये वाला रूल भी कवर करके चला। तो हमने सर 2 रूल कवर कर लिए, पहला टीडीएस और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेंस मत दिखाना, सेक्शन 40 और सेक्शन 48(2). अब सर तीसरी जो रूल आता है हमें बात चेक करनी थी, वो कहता है सर कैश 10,000 से नहीं ऊपर नहीं चलेगा। मतलब सर, तो देखो ये आ गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सर, रूल नंबर 3 कहता है अगर आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, ध्यान देना, अगर आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? किसी एक बंदे को एक ही दिन में, मैं किसी एक पर्सन को एक ही दिन में किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 से ज्यादा, मानो 11,000 की मैं किसी एक पर्सन को पे कर रहा हूँ, तो मैं ये कैश में पे नहीं कर सकता, कैश या फिर क्रॉस चेक, कैश या फिर क्रॉस चेक में पे नहीं कर सकता। तो सर मुझे कैसे पे करने हैं? मुझे पे करने हैं या तो अकाउंट पे चेक में, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में, या फिर कोई ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में। और आपने कहा नहीं सर मैं तो करूंगा 10,000 से ज्यादा कैश में, सिंगल पर्सन में, सिंगल डे में, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ये एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। समझ में आया? दोबारा बताता हूँ, अगर आप किसी खर्चे की पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज्यादा कर रहे हो, तो सर सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही करना, सर कैश में या फिर क्रॉस चेक में मत करना। अगर आप कर देते हो तो उस केस में वो आपको खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान देना, एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो किसी एक बंदे को एक ही दिन में, इन बातों का ध्यान देना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया सर? समझ में आ गई। अब सर एक बात यहाँ पे हो रहा है, मानो सर 24-25 के अंदर मैंने एक्सपेंस ड्यू करा अपनी बुक्स में और एक्सपेंस अलाउड हो गया, मतलब मैंने एक्सपेंस एक्चुअल में पे नहीं करा था, मैंने सिर्फ एक्सपेंस ड्यू करा था और उसके बेस पे मुझे खर्चा अलाउ हो गया। अब आगे चल के 25-26 के अंदर मैंने एक्सपेंस की पेमेंट कर दी कैश में 10,000 से ज्यादा, तो अब ऐसा नहीं सर आपको मैं तो 24-25 में खर्चा एक बार ड्यू बेसिस पर अलाउ कर लिया, अब आगे चल के ऐसे ही पेमेंट करूँ, कौन देख रहा है? ऐसा नहीं होता। अगर आपने 24-25 में एक्सपेंस ड्यू बेसिस पे क्लेम कर लिया था और आगे 25-26 के अंदर आप उसकी कैश में पेमेंट करते हो, तो उस केस में वो खर्चा आपको 25-26 के अंदर डिसअलाउ होगा और आपकी इनकम बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। सर एक बात हो रहा है, अगर हम पे कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर को तो ये 10,000 की जगह 35,000 तक की लिमिट होती है। तो सर इस तरह हमने ये वाला सेक्शन भी यहाँ तक कवर करके चला। आई होप आपको समझ में आया हो कि कैश की पेमेंट, अगर हम कोई एक बंदे एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा, तो हमें कैश में पे नहीं करना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सर यहाँ पे इस बात के कुछ एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, या इस एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इस पे जरूर ध्यान देना इन एक्सेप्शंस पे कि कब 10,000 से ज्यादा मैं कैश में पे कर सकता हूँ और मुझे कोई एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। सब वो कौन कौन से केस हैं ध्यान रखना। जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं किसी आरबीआई को, एलआईसी को, गवर्नमेंट को या फिर बैंक्स को, तो उस केस में ये 10,000 की लिमिट मुझ पर नहीं लगती, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो 2 आ गए एम्प्लॉय से रिलेटेड। क्या मैंने कहा? अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को, तो अप टू 50,000 मैं कैश में पे कर सकता हूँ। ध्यान रखना, अप टू 50,000
रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैश में पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला पॉइंट, सर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए, जो उसकी नॉर्मल बिजनेस प्लेस है, नॉर्मल ऑफिस की प्लेस है, वहां पे नहीं है, मेरे काम से किसी और जगह गया हुआ है 15 दिन और ज्यादा के लिए, तो मैं उसे सैलरी की पेमेंट कैश में कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहीं ऐसे एरिया में पेमेंट करूं जहां पे बैंक है ही नहीं, बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं, तो मैं कैश में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर अब मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फिर फिशिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे बेसिकली फार्मर को बात कर रहा है, अगर आप फार्मर को पेमेंट कर रहे हो तो आप कैश में कर सकते हो, कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, आपको तब भी खर्चा अलाउड होगा। और देखो ये पॉइंट में ऐसे बार बार पूछता है, तो इस पर जरा और इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अगर फार्मर को पे कर रहे हो तो आप कैश में पे कर सकते हो। इसके अलावा सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी कॉटेज इंडस्ट्री को जो काम करती है विदाउट द एड ऑफ पावर, तो ये छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है, आप उनको भी कैश में पेमेंट कर सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा सर अगर मैं पैसा दे रहा हूँ अपने किसी एजेंट को जो मेरे बिहाफ पे आगे कोई माल खरीद रहा है और उसे वहां कैश में पे करना है, तो भी सर मुझे एक्सपेंस अलाउड होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। बाकी सर जो मनी एक्सचेंज वाले बंदे होते हैं वो 10,000 से ज्यादा कैश में दे सकते हैं, उन्हें कोई उन पर बाउंडेशन नहीं है। या फिर अगर मैं सिर्फ बुक्स में एंट्री मार रहा हूँ, मैं एक्चुअल में कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बुक्स में एंट्री मार रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सब वो सारे केस हैं जब ये 10,000 से ज्यादा वाली कैश में जो लिमिट है ये नहीं लगती, ये कुछ एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सर इस तरह हमने ये 3 रूल कवर कर लिए, पहला सेक्शन 40, सेक्शन 40A2 और सर सेक्शन 40A3। अब आया सर लास्ट रूल, फोर्थ रूल, जो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 43B, और इसमें एक चेंज भी है, तो जरा ध्यान देना, सेक्शन 43B। अब सर सेक्शन 43B सिंपली क्या बात करके चलता है, देखो ये रहा सेक्शन 43B। तो देखो अभी मैं को अभी कुछ साल पहले तक सर ये वाला पॉइंट नहीं था, ये नया ऐड हुआ है, तो उस पर जरा और ध्यान देना। पहले हम इन सारे पॉइंट्स की बात करके चलते हैं। सर ये सेक्शन ये बात कहता है, ये मैं कुछ आपको 5-6 खर्चों की लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सपेंस आपको तभी अलाउड होंगे, एक्सपेंस अलाउड ओनली व्हेन पेड अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI। ये जो सारे खर्चे हैं ये आपको तभी मैं अलाउ करूंगा किसी साल के लिए अगर आप उस साल की रिटर्न फाइलिंग की डेट तक ये खर्चे एक्चुअल में पे कर दोगे। मतलब ये खर्चे सिर्फ अपनी बुक्स में आप एज अ ड्यू या फिर एज पेबल खड़े मत करना ड्यू डेट ऑफ ROI के बाद, आपको ये खर्चों की एक्चुअल में कैश या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको खर्चे अलाउड होंगे। सर कौन कौन से खर्चे कवर है, देखो अगर मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस या फीस पे करनी है, सब वो तभी अलाउड होता है जब आप डेट ROI की डेट तक गवर्नमेंट को एक्चुअल पे कर देते हो। देखो सर बेसिकली यहाँ पे कवर होता है GST या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा सर जो एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना होता है वेलफेयर फंड्स में, तो सर उसे ROI की डेट तक जमा करना होता है। सर ये बात हमने पहले भी कवर करके पढ़ी थी ऊपर, आपको याद हो तो हाँ सर। इसके अलावा जो हम एम्प्लॉयज को बोनस और कमीशन पे करते हैं वो भी हमें ROI की डेट तक जमा करना होता है, तभी हमें अलाउड होगा। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई, टैक्स, ड्यूटी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वेलफेयर फंड्स में या फिर बोनस और कमीशन। इसके अलावा एम्प्लॉयर कभी अपने एम्प्लॉयज को लीव सैलरी की पेमेंट करता है, वो भी सर तभी अलाउड होगी जब ROI की डेट तक जमा करा दोगे। इसके अलावा अगर हम इंडियन रेलवेज को कोई पेमेंट कर रहे हैं उनके एसेट यूज करने के लिए, तो भी सर वो खर्चा तभी अलाउड होता है जब मैं ROI की डेट तक गवर्नमेंट को या फिर इंडियन रेलवे को एक्चुअल में पे कर देता हूँ। ठीक है सर, 6th और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, वो लोन मैंने किससे लिया, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, किसी स्टेट इंडस्ट्रियल या फिर शेड्यूल बैंक या फिर NBFC, इन सबसे लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करना है, सर तभी अलाउड होगा जब आप डेट ऑफ ROI तक जमा करा दोगे। तो सर ये चीज बात ध्यान रखना, सेक्शन 43B कहता है ये खर्चे तभी अलाउड होंगे जब डेट ऑफ ROI तक एक्चुअल में आप पे कर दोगे।